गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो ये क्लास हमारी अपनी लाइव क्लास पिछले 17 तारीख से चल रही, 17 अप्रैल से। सचान सर ने 17 तारीख से अपनी लाइव क्लास शुरू करी और 17 से लेकर आज 6 मई है। आप बच्चों ने पता है क्या किया है? एक यूनिट पूरी कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, बस याद आखिरी होगा। आज क्योंकि अपनी लाइव क्लास हो नहीं पाई किसी कारणवश, तो आज हम अपने बच्चों के सारे क्वेश्चंस जो आज डाउट आए हैं, कुछ बच्चों ने तो कमाल कर दिया। कैपेसिटर में मैं देखता हूँ 150 प्लस क्वेश्चन होते हैं। मैंने आगाह किया था बच्चों को, 150 प्लस क्वेश्चन थे मेरे पास। एक एक एग्जाम्पल था। आपने देखा कि हमने कोई एग्जाम्पल छोड़े बिना आप तक सारे सवाल पहुँचाए। तो 60 के करीब एग्जाम्पल, 75 के आसपास एक्सरसाइज में सवाल, करीब करीब 150 सवाल पहुँच रहे हैं। और 150 सवाल लगाने वाले बच्चे भी बहुत हुनरमंद हैं। तो हमारे हनी ने, पार्थिव ने, सीमा ने, जिनने मेहनत की, मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि और को भी ये पता लगे कि हमें भी करनी चाहिए। दे आर ऑनेस्ट स्टूडेंट। उन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया, उसका परिणाम पाया, और जो भी करेगा उसको उसका परिणाम मिल जाएगा। भले देखो अब कोरोना ने हमारी लाइव क्लास को रोक के रख दिया है और बच्चे क्लास नहीं जा पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे पढ़ाई बंद कर देंगे। पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी। और फिर मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि व्यक्ति को अपने प्रेजेंट से सरोकार होना चाहिए, न फ्यूचर से न पास्ट से। आगे कौन रहेगा, कौन बचेगा, कौन जिएगा, कौन मरेगा, इसकी चिंता हम कौन करेंगे और क्यों करें? मुद्दे की बात करो कि अपनी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है शिक्षण कार्य करना, और करते करते अगर मर गया तो भी कोई बात नहीं। आपकी ड्यूटी है पढ़ना। भगवान न करे आपको कुछ हो, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे हैं, आपको तो जीवन चलना है, पूरा देश देखेगा आपको, बहुत आगे जाएंगे। लेकिन इंसान के अस्तित्व को किसी ने देखा नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करो। और बाकी मैंने कैलकुलेशन बताया था तुमको कि भारत में अगर 1 लाख टेस्ट रोजाना होंगे तो 135 करोड़ लोगों का टेस्ट करने में 37 साल लग जाएंगे। इसलिए चिंता मत करो, सवाल लगाओ, बात करता हूँ। सभी लोग सवाल लगाया करें और खूब मन से लगाया करें। आज बड़ा काम हो रहा है। हमारी सूची 17-18 दिन की ही क्लास में हम एक यूनिट का एक सवाल बच्चे ईमानदारी से बता सकते हैं कि क्या मैंने कोई एक न्यूमेरिकल छोड़ा है इस पूरी किताब में? क्या मैंने कोई ऐसी थ्योरी का पार्ट रह गया जो आपको लिख के ना दिया हो, आपको बोर्ड पर उसका थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन समझाया ना हो? मतलब एक पॉइंट जैसे हमारी ऑफलाइन क्लास होती थी, क्लासरूम क्लास होती थी, बिल्कुल एज इट इज। तभी तो हम इलाहाबाद में नंबर 1 है। रियली ऑनलाइन क्लास के मामले में वी आर नंबर 1 इलाहाबाद। कोई नहीं है जो हम कर रहे हैं, बिल्कुल नंबर 1 है। किसी ने छुआ ही नहीं है अभी हमारे लेवल को, क्योंकि हम अपना काम करने में यकीन करते हैं, पूरा काम ईमानदारी से कर रहे हैं। चलो, हनी का एक सवाल था, बात नहीं करते, समय नहीं गवाते। हनी का एक सवाल था, बहुत सुंदर सवाल है। वो पहले आईआईटी ने पूछा था, आप देख जाइए, आईआईटी 2000 होगा, उस पुराने किताबों में देखेंगे। चलिए, तो इस सवाल से आज की शुरुआत है, क्योंकि इसके पहले के एक सवाल हो चुके हैं। तो ये कोई कॉमन वीडियो नहीं है, लेकिन मैं इसे यूट्यूब पर डाल दूंगा। लेकिन ये कोई कॉमन वीडियो नहीं कि कोई भी देखेगा और समझेगा। इसे सिर्फ वही देखेगा, वही समझेगा जिसने कल तक की क्लास मेरे साथ पढ़ी है। और उन लोगों से निवेदन करता हूं कि जिन लोगों को अभी हमारे साथ जुड़ना हो उस लाइव क्लास में, क्योंकि आगे 3-4 महीने कोई विकल्प नहीं है आपके पास। जिन बच्चों को मेरे साथ लाइव क्लास में जुड़ना हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर में दे देता हूं, उन नंबर्स पर कॉल करके हमें जरूर कॉल करें, हमें जरूर फोन करें, हम आपको समाधान बताएंगे। चलिए, आज का सवाल नंबर 55 रियल में क्वेश्चन है। वो देखिए, जो बच्चे हमारे YouTube पर देख करके कोई क्लासेस ऐसे कर रहे हैं, तो हम आपको फिर बताना चाहते हैं, वो एक अधूरापन है। वहाँ आपका एक वीडियो ईर घाट, एक वीडियो मीर घाट, ना पता चला आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ना पता चला हम आज क्या पढ़ेंगे, और ना पता चला कि हमारा सवाल फंस जाएगा तो हम किससे पूछेंगे। तो टोपर है जो फर्जी टाइम काम कर रहे हैं, फर्जी यूट्यूब में अपना समय खराब कर रहे हैं। एक सिस्टमेटिक क्लास आइए, उस क्लास से आप अपना समाधान खोजिए, वहां से मिलेगा आपको समाधान। आज का सबसे बढ़िया सवाल बता रहा हूं, हनी देखना बाबू, बेहतरीन सवाल है। बिना लगाए इस प्रश्न का जवाब मैं आप तक पहुंचाऊंगा। बिल्कुल इस प्रश्न पर मैं अपनी कलम नहीं हिलाऊंगा।
एक भी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन को करने के लिए नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपको वह बात बताऊंगा जिससे यह सवाल सॉल्व किया जाएगा, सॉल्व हो जाएगा और वह कंसेप्ट भी आपके कलेजे में अच्छे से ठंडक पहुंचाएगी, यकीन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। यहाँ 3 माइक्रोफैरेड, यह IIT ने बहुत पहले पूछा था। आप पुरानी किताबें खुल के देखें अगर कंपटीशन वाली, उनमें बिल्कुल प्रायोरिटी पर क्वेश्चन रखा जाता है। बेहतरीन कंसेप्ट। कल इस कंसेप्ट की चर्चा मैंने अपने बच्चों से करी थी, जिसको मैंने एक नाम दिया था स्टेडी स्टेट, स्थायी अवस्था। स्टेडी स्टेट अर्थात स्थायी अवस्था। उसमें मैंने एक बात बताई थी, कैपेसिटर का नेचर होता है कि वह फुल चार्ज होने के बाद चार्ज लेना बंद कर देता है। कारण भी मैंने बताया था डिटेल में। किसी भी चीज के खाने की अपनी एक लिमिट होती है ना। खाते खाते उसका पेट भर जाएगा तो बोलेगा भैया अब मत दो। भाई मान लो तुम 6 पूड़ी खाते हो तो पूड़ी खाते रहो, पूड़ी खाते बस तो हो जाओगे। 1 मिनट, विपुल का फोन आ रहा है सर्विस का। हाँ, तो बच्चों को मैं बात कर रहा था कि कैपेसिटर का एक सर्किट है। कैपेसिटर क्या करता है यार, बार बार फोन डिस्टर्ब कर रहा है बार। 1 मिनट। हाँ, मैं बात कर रहा था इस कैपेसिटर के सवाल की, जिसमें कल हमने चर्चा की थी कैपेसिटर में आपके साथ कि कैपेसिटर फुल चार्ज होने पर चार्ज लेना बंद कर देता है। आप देखिए जरा, ये बैटरी एक दिखा रहा है आपके क्वेश्चन में कि 100 वोल्ट की है। यहाँ पर एक 20 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड। हनी, अगर एक छोटा सा पहले काम करें, हमने कहा है कल कि स्टेडी स्टेट वाला केस है ये, तो इस कैपेसिटर को आप देख पा रहे होंगे, इसके साथ पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो एक छोटा सा काम करिए, मैंने कहा इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, सिर्फ आपको बताऊंगा। 3 और 3 का पैरेलल 6 हो गया कि नहीं। देखो ये कैपेसिटर यहां लगा था तो ये डिस्ट्रीब्यूशन था, मैंने उसको आके समेट दिया ऊपर। सेम थीम जरा इधर आइए, 1 और 1 का ये पैरेलल दिख रहा है क्योंकि आने वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता, तो इसको भी यहां से उखाड़िए, 1 और 1 के पैरेलल को मिला के 2 कर दीजिए। इस पोजीशन का नाम A दिया गया है, इस पोजीशन का नाम C दिया गया है, इस पोजीशन का नाम B दिया गया है। मुझसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं साहब, VAB बताइए और VCD बताइए। क्या क्वेश्चन है? हमने कल बताया तुम्हें, लेकिन तुमने सुना नहीं मेरी बात सीरियसली। और मैंने कहा था अलर्ट रहिए। हमने कहा था ये बैटरी जो है अपने सर्किट को चार्ज प्रोवाइड कराएगी, तो यहां से होकर के चार्ज यहां एंट्री मारने जाएगा। आपको मैंने कल बताया था कोई कैपेसिटर अगर बैटरी में लंबे समय से लगा हुआ है तो वह फुल चार्ज हो चुका होगा। और क्वेश्चन अगर आप पढ़ते तो उसमें लिखा भी था AB और BC के बीच स्थायी अवस्था में विभवांतर। कौन सा अवस्था? स्थायी अवस्था। स्थायी अवस्था यानी ये बैटरी बहुत लंबे समय से इस कैपेसिटर के साथ जुड़ी हुई है और स्थायी अवस्था प्राप्त कर चुका है, यानी ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका है। ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका है और इस कैपेसिटर में इधर से किसी भी प्रकार का चार्ज एंटर नहीं करेगा। किसी भी प्रकार का चार्ज इधर से एंटर नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का चार्ज इधर से एंटर नहीं करेगा। चार्ज कदापि एंटर नहीं कर सकता है क्योंकि यह कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका है। चलो देखते हैं, शायद ऊपर से कोई चार्ज गुजर जाए और इस सर्किट में ना पूरा होता दिखाई दे। तो हम प्रयास करने गए कि लाओ जो है जैसे ऊपर के रास्ता पकड़ के जाएं, तो हमने देखा ऊपर के रास्ते में भी 2-2 कैपेसिटर और ये भी अब तक स्थायी अवस्था यानी फुल चार्ज हो चुके हैं। तो अब यहाँ भी किसी भी प्रकार का चार्ज या करंट एंटर नहीं करेगा। मतलब यहाँ से भी चार्ज जाकर के सर्किट नहीं पूरा कर रहा है और ऊपर से भी जाकर के चार्ज सर्किट पूरा नहीं कर रहा है। तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे, चार्ज के जाने के सारे रास्ते बंद हैं। किसी भी डायरेक्शन से, किसी भी जगह से चार्ज की एंट्री नहीं हो पा रही है। इस बैटरी से चार्ज अवश्य निकलने का प्रयास करेगा, लेकिन ये चार्ज ना ही ऐसे आ पा रहा है और ना ही ऊपर से जाके सर्किट पूरा कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस रास्ते में एक कैपेसिटर बैठा है जो पूरी तरह से भरा हुआ पेट लेके बैठा है, फुल चार्ज हो चुका है। अब फुल चार्ज कैपेसिटर कोई चार्ज दोबारा एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ये चार्ज यहाँ एंट्री नहीं करेगा, ऊपर से चार्ज जाएगा नहीं। तो एक बात मैं आपको बताऊं, रेजिस्टेंस की कल प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, जो रजिस्टर होता है उसे 2400 घंटे साल के 365 दिन
और अगले आने वाले सदियों तक उसे अब बैटरी लगा के चार्ज देते रहो, कभी मना नहीं करेगा कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं भूखा नहीं हूँ। वो 24 घंटे खाएगा और 24 घंटे खा खा के बर्बाद करेगा। बर्बाद करता है। अगर आपको 10th क्लास में पढ़ा हो कुछ बहुत, तो H बराबर I²RT, H बराबर I²RT। तो अब ये बैटरी से निकली करंट जब सर्किट पूरा करके आएगी तब ना इनमें करंट पास होगी। अब पूरा करने का कोई कारण, अभी यहां से ऐसे पहुंच रही थी और जब सर्किट पूरा करके करंट लौटती तब माना जाता है इसमें करंट बह रही है। करंट हमेशा बहती है, करंट कभी रुकती नहीं है। तो सुनो, ये करंट यहां से चली, हम कह रहे थे देखो यहां तक आई है, लेकिन जब तक वो बह करके घूम करके सर्किट पूरा नहीं करेगी तब तक इसे एक्टिव माना नहीं जाएगा। यानी ये डेड रजिस्टर है, क्योंकि ये भी रास्ता इसका बंद है, ऊपर का रास्ता भी बंद है, ये भी रजिस्टर डेड हो चुका है, ये भी रजिस्टर डेड हो चुका है। और डेड बॉडी लोग घर में नहीं रखते हैं, तो इस डेड बॉडी को यहां से निकाल के हटा दो। ये डेड क्यों हो गया है, समझ में आ रही? क्योंकि यहां से भी कोई करंट नहीं जा रही है, ऊपर से भी कोई करंट नहीं जा रही। ये डेड हो चुका है, साथ साथ ये भी डेड हो जाएगा, क्योंकि इसके हालात भी तो कुछ वैसे ही हैं, क्योंकि करंट पा ही नहीं रहा है। किसी भी रजिस्टर में करंट पास होनी तब मानी जाती है जब ये सिंक कुछ ऐसे बनती है, ऐसे चलती है। इधर से करंट रन करेगी और घूमते घूमते अगर सर्किट पूरा करेगी तो सर्किट कंप्लीट माना जाएगा। और सर्किट कहीं ब्रेक हो जाए, कैपेसिटर बीच रास्ते में आके फंस जाए, कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाए, तो सर्किट को कंप्लीट नहीं माना जा सकता है। सुनो, तो अब माजरा ये हो गया कि अब धीरे धीरे हमारा सवाल एक सीन की ओर बढ़ रहा है। तो अगर इसका नाम ए है और यहाँ कोई रजिस्टर कैपेसिटर मौजूद नहीं है तो फिर इसका भी नाम ए हो, और क्या? अगर यहां भी कोई रजिस्टर कैपेसिटर मौजूद नहीं है तो फिर इसका भी नाम ए होगा। अगर इसका नाम सी है तो इसका भी नाम सी होगा। अगर यहां कोई मौजूद, क्योंकि वो जो रजिस्टर लगा था वो डेड था, मैंने निकाल के फेंक दिया, मेरी कोई आवश्यकता नहीं थी। हम ऊपर बैठे, यहां भी कोई कैपेसिटेंस नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है, तो इसका भी नाम सी हो गया। चलिए, अब आपको 2 प्रश्नों के जवाब चाहिए। VAB की जरूरत है आपको, VBC की जरूरत है आपको, राइट? अब VAB चाहिए तो हमने आपको इस कंसेप्ट को लगातार बता दिया सभी बच्चों को कि पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है। तो जो ये 100 वोल्ट की बैटरी यहां लगी है वही यहां लगी है और वही 100 वोल्ट यहां लगी है। और लगातार बताया जिस रेशियो में कैपेसिटर होते हैं उसी रेशियो में वोल्टेज डिवाइड होता है। भाइयों बहनों, 2 3 6 और 100 के 2 ऐसे हिस्से करो जिसका हिस्सा 1:3 का रेशियो देता, तो 25 3 75। तो जिसके पास कैपेसिटेंस कम उसके पास ज्यादा वोल्टेज, और जिसके पास कैपेसिटेंस ज्यादा उसके पास कम वोल्टेज। जाके आंसर वॉच कर लीजिए। और अगर आपको तसल्ली ना हो रही हो कि ये 75 25 कैसे आए हैं तो सर्किट का कंसेप्ट देने को मैं एग्री बैठा। चलो आ जाओ। नहीं कहेंगे यूट्यूब पर वीडियो बनाए गुरुजी ऐसे ही पढ़ाते हैं, तो उनको सालों को क्या पता कि कैसे पढ़ाते हैं। लिसन माय डियर, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ऊपर की ब्रांच में जाने वाला चार्ज पता करो, Q बराबर CV, Q बराबर CV। ऊपर की ब्रांच का कैपेसिटेंस 6 के साथ 2 का सीरीज है, 6 दूनी 12/8। और ऊपर वाली ब्रांच पर टोटल वोल्टेज 100 लगा रखा है हमने। तो ये वो चार्ज है जो यहां से एंट्री मारेगा। अगर मुझे VAB चाहिए, क्या चाहिए? VAB, तो V बराबर Q/C, Q/C। 6 था यार, 6 दूनी 12, 2 चौको 8, 25 चौको 100। मैंने फारसी बोली थी, 25 पहले लिखा था ना, तो 25 आया कि नहीं आया? अब यहाँ 25 आया तो वहाँ 75 होगा। दैट्स श्योर। हनी आपका सवाल था, ये समझ में आ गया होगा आपको, बढ़िया सवाल था। आप देखिए पार्थिव ने और सीमा ने एक्सरसाइज क्योंकि खत्म कर ली और एक्सरसाइज के आखिरी सवालों पर ये पहुंच गए। मतलब इन लोगों ने वो बात समझ ली है जो सर्किट की वाकई रियल में कंसेप्ट थी। एक दिन टेस्ट कराऊंगा तब पता चलेगा। तो जो नई वाली किताब थी उसमें 63, 64, 65, 70 है, और जो किताब हमने तुम्हें भेज रखी है उसमें 69, 70, 71 और 76 है। हमारे पास जो किताब है उसमें 69, 70, 71 और 76 है। और पार्थी के पास है, जिन लोगों के पास बिल्कुल न्यू ब्रांड है इस साल का 2020 का, उसमें 63, 64, 65, 70 है। चलिए
शुरू कराते हैं। बढ़िया सवाल पार्थिव, बिल्कुल नई कंसेप्ट है ये सवाल, आपको बिल्कुल फंसने भी चाहिए थे, इन सवालों की आपको आवश्यकता भी थी। इन सवालों का कोई कंसेप्ट किसी एग्जाम्पल में आया भी नहीं है, सीधे डायरेक्ट एक्सरसाइज में सवाल आया है। तो क्या मजाल, क्या सवाल हमारा बच्चा नहीं लगाएगा? क्योंकि जो लगाएगा उसी का फंसेगा, यही बड़ा प्रश्न होता है। नो प्रैक्टिस नो प्रॉब्लम, मोर प्रैक्टिस मोर प्रॉब्लम, सम प्रैक्टिस सम प्रॉब्लम। तो जिन बच्चों ने लगाया है उन्हें पता चल गया है कि ये सवाल उनका फंस जाएगा, और जो लगा रहे थे बाकी लग भी रहे थे बड़े प्यार से। अगर आपने पिछले 10 दिनों में मुझे सुना है कैपेसिटर में, आपको पता है मैं 10 दिन से कैपेसिटर पढ़ा रहा हूँ, पिछले 10 दिनों में अगर मेरा कैपेसिटर सुना है तो इस किताब में एक सवाल पैदा नहीं हुआ है जो तुम्हारा रास्ता रोक ले। लेकिन कुछ ऐसे सुअर हैं जो आते हैं जाते हैं, 5 मिनट पढ़ते हैं 10 मिनट आते हैं, और कुछ यूट्यूब देखने वाले गधे जिनको अकल नहीं है, तमीज नहीं है, 1 मिनट इनका देखा 1 मिनट उनका देखा, बाद में पिक्चर देखा, बोले यूट्यूब चल रहा है, बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं। सुअर, पढ़ना ना लिखना, मेरा भी नाम लिखना। हमारी किताब में 69 है और पार्थिव की किताब में 63, फिर क्रम से 64, फिर 65, फिर 70। तो 4 प्रश्न आ रहे हैं, फटाफट देखें, 5 मिनट का समय। तो सुनो, इस सवाल में आपका मैं वक्त लूंगा थोड़ा सा, फिर अगले सवालों में कोई वक्त नहीं लेंगे। देखो पार्थिव, सवाल था आपका, सीमा ये सवाल आपका भी था, आप भी देखें। यहां एक कैपेसिटर था, उसकी 2 प्लेटें थी, इन दोनों प्लेटों के बीच यहां पर 3 का परावैद्युत भरा गया है और यहां पर 6 का परावैद्युत भरा गया है। यहां परावैद्युत भरा गया है 6 का, यहां परावैद्युत भरा गया है 3 का। और प्रश्न था, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अगर 2 माइक्रोफैरड है तो प्लेट के बीच के 2 स्थानों को 2 प्रकार से भरा गया है। दोनों डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दोनों पर ध्यान दे और दोनों का रियल कंसेप्ट मैं आप तक पहुंचाऊंगा। बहुत खूबसूरत सवाल होगा, सवाल तो समझ आएगा ही और साथ में जो बड़ी बड़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी वो मुफ्त में मिलेंगे। यहां 3 का भर दिया और यहां 6 का भर दिया। सुनो, हमारे पास बोला एक समांतर प्लेट संधारित्र था, तो वो समांतर प्लेट जो संधारित्र था उसकी प्लेटों के बीच में पहले कुछ भी नहीं भरा था, यानी बिल्कुल ब्लैंक था, बिल्कुल ब्लैंक था। उसकी प्लेटों के बीच में कुछ भी नहीं भरा गया था, बिल्कुल ब्लैंक स्पेस था। तो ब्लैंक स्पेस था तो इसका कैपेसिटेंस C बराबर रहा होता एप्सिलॉन 0 A/D। C बराबर एप्सिलॉन 0 A/D। तो इसका कैपेसिटेंस 2 था, एप्सिलॉन 0 था, एरिया था, D बीच का गैप था। अब हुआ क्या, उसी कैपेसिटर में आधे, देखिए ये पूरा प्लेट का एरिया है क्या, आधे प्लेट एरिया में 3 का परावैद्युत, बचे आधे प्लेट के एरिया में 6 का परावैद्युत भरा गया है। उसमें फिर क्या किया, पूरे D को 2 हिस्सों में बांटा गया। D वाले में D/2 और D/2 लेकर के आधा आधा कैपेसिटर भरा गया और यहाँ कैपेसिटेंस फॉलो, यहाँ आधे आधे एरिया में भरा गया, वहां आधे आधे D में भरा गया है। बोला नए नए कैपेसिटर बताओ कितना बना। तो सुनो, इसमें 2 कैपेसिटर बनेंगे, इस वाले हिस्से का नाम C1, इस हिस्से का नाम C2 रखेंगे और C1 की वैल्यू निकालेंगे तो K क्योंकि भर दिया गया है तो 3 एप्सिलॉन 0। लेकिन आप देख रहे हैं जो प्लेट का पूरा एरिया A था उस आधे एरिया में इसे भरा गया, तो एरिया मेरा आधा हो गया यानी A/2 और बीच का गैप D पूरा है। इसके सेकंड वाले सेगमेंट का कैपेसिटेंस C2 हो जाएगा, उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 हो गया है एप्सिलॉन 0। उसने भी पूरे एरिया का आधा एरिया कवर कर रखा है, देख पा रहे होंगे आप उसने, तो A की जगह पर A/2 और D की जगह पूरा। अब आप यहां थोड़ा सा पिक्चर देखिए, क्लियर करिए कि ये 2 कैपेसिटर बन गए हैं, एक का नाम C1 एक का नाम C2। अब 2 कैपेसिटर का टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, जब तक ये पता ना लग जाए कि इसमें कौन सीरीज और कौन पैरेलल में, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं या पैरेलल में लगे हैं, ये पता ना चल जाए तब तक इनका कैपेसिटेंस फाइंड नहीं कर सकता। और कैपेसिटेंस में सीरीज पैरेलल पता लगाने के लिए सचान सबसे बढ़िया टेक्निक धरती पर तुमको किसी ने नहीं सिखाई। सचान सर कहते हैं जिनके बीच में तुल्य धारिता पता करनी हो उनके बीच में बैटरी लगा लीजिए। ले लिए, लग गई बैटरी, आधी बैटरी सचान सर स्वयं लगाएंगे। यहां से चार्ज आएगा, पार्थिव सीमा
ये चार्ज यहाँ और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ चार्ज इधर जाएगा, कुछ चार्ज उधर जाएगा, तो यहाँ से आने वाला चार्ज अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ नजर आने लगा है तो डंके की चोट पर ऐलान करता हूँ, और आप भी समझ गए होंगे ये दोनों कैपेसिटर C1 और C2, एक C1 था एक C2 था, ये दोनों पैरेलल में होंगे। अगर मुझे नेट कैपेसिटेंस चाहिए इस फर्स्ट कन्फिग्रेशन का, तो C फर्स्ट इक्वल टू C1 प्लस C2। मैं C1 प्लस C2 करता तो मैं बस सीधा जोड़ लेता 6 3 9 एप्सिलॉन 0 A/2D। पढ़े लिखे आदमी हो, ऊपर अभी अभी मैं कुछ कह के आया हूँ, एप्सिलॉन 0 A/2D किसके बराबर था? 2 के बराबर था, तो 9 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि ये एप्सिलॉन 0 A/D 2 के बराबर था, प्रश्न में दिया हुआ था। 2 से 2 कट गया, पहला आंसर आ गया, फर्स्ट पार्ट था। अब उसने कहा कि यही 3 और 6 का कैपेसिटर जो परावैद्युत था उसको ऐसे बीच से प्लेट डाल के भर दिया गया, बीचों बीच ऐसे प्लेट काट दी गई, तो अब ऐसे ऊपर 3 नीचे 6 भरा गया है, यानी D आधा किया गया, एरिया पूरा है, तो उसमें भी 2 कैपेसिटर बन रहे, तो एक का नाम C1 दे दें। C1 में K की जगह 3 हो गया, एप्सिलॉन 0 हो गया, एरिया पूरा, देखिए एरिया पूरा करिए मैंने 3 वाले से, जो 3 का डायरेक्ट्रिक भरा हुआ है पूरे एरिया में भरा हुआ है, लेकिन D आधा हो गया है, D की जगह D/2। जो इसका दूसरा हिस्सा है उसका कैपेसिटेंस C2 हो जाएगा, उसमें 6 का परावैद्युत भरा हुआ है, एप्सिलॉन 0 A, और D की जगह D का आधा हो जाएगा। मुझे C1 मिला, मुझे C2 मिला। अब सारा माजरा ये है कि जब तक मुझे ये न पता चले कि दोनों कैपेसिटर सीरीज में हैं कि पैरेलल में है, कोई तुल्य धारिता नहीं निकाल सकता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं निकाल सकता। तो मैंने बच्चों को सिखाया है, समझाया है, बताया है, बार बार कहने की कोशिश करी है कि 2 कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो सचान से बैटरी लीजिए, वो बैटरी लगा दीजिए, बैटरी का चार्ज डिवाइड हो, पैरेलल है, सीरीज में हो, लाइन में। जरा आइए इधर, ये चार्ज बैटरी से चला था, क्या एंट्री मार रहा था, लेकिन अब ये पूरा कैपेसिटर 1 है पार्थिव, ये पूरा कैपेसिटर 1 है बेटा, तो जब ये पूरा कैपेसिटर 1 है तो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने का सवाल ही। देखिए ये 2 अलग अलग कैपेसिटर थे, देखो ध्यान दीजिए, ये चार्ज आया था यहाँ देखिए, कुछ इधर गया था, कुछ इधर गया था, क्योंकि ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, लेकिन यहाँ देखिए पूरा एक कैपेसिटर है, तो डिवाइड होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। यानी जो चार्ज यहाँ आएगा वो सीधे ऐसे एंट्री मारेगा, श्योर, ऐसे एंट्री मार करके निकल जाएगा। और ये दोनों कैपेसिटर अब की बार सीरीज में पाए जाएंगे, यानी इन दोनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो तो ये सेकंड सेगमेंट था, सेकंड वाला पिक्चर था, तो इसमें दोनों कैपेसिटर सीरीज में हैं। सीरीज में जब भी हम निकालने जाते हैं 2 कैपेसिटर का, तो अब तक ट्रेनिंग आपकी पूरी हो चुकी है। इसे C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2, तो मेरे पास C1 है, मेरे पास C2 है, मेरे पास सब कुछ है, मैं कैलकुलेट करने वाला हूं, और जहां एप्सिलॉन 0 A/D आएगा वहां मैं 2 रखने का अधिकार रखता हूं। इसको मैं थोड़ा साइड खिसका देता हूं, 2 बराबर एप्सिलॉन 0 A/D है ना। आइए इन दोनों को गुणा करिए, तो 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, 12 6 72। देखो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 12 6 72। एप्सिलॉन 0 A/D दोनों में है का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2, दोनों को जोड़ना है, तो 6 दूनी 12, 6 18 एप्सिलॉन 0 A/D। इसको आप अगर दोनों को जोड़ेंगे, यही तो आने वाला है, इसको उठाइए, एक पावर उड़ाइए, 18 को काटिए, 72 से 4 आ गया, 4 इंटू, और एप्सिलॉन 0 A/D पहले से तैयार बैठा है कि देखो मैं 2 हूं, जाके आंसर चेक करो, आ गया होगा 8। दैट्स ऑल, क्वेश्चन इज फिनिश, राइट। सवाल में थोड़ी गड़बड़ हो गई, मैं नीचे कर देता हूं, नहीं वहां तो लाइट है ही। चलो कैलकुलेशन में इसका थोड़ा सा ठीक कर देता हूं, सही जगह पर, उस जगह लाइट पड़ रही है कैमरे की। मैंने कहा ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, अरे पढ़े लिखे आदमी हो यार, इसको कैलकुलेट कर लेना, C सेकंड इक्वल टू C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डेटा भरोगे वैसे इसका रिजल्ट आ जाएगा 8। कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी पार्थिव, आपकी सीमा आपकी, आप दोनों का सवाल था। अब इसी में एक सब्सिक्वेंटली बिल्कुल सेम पैटर्न का सवाल था, मैं कोशिश करता हूं वो सवाल भी आप तक पहुंचा दिया जाए। वो सवाल इसी का छोटा भाई है, छोटा का बिल्कुल अभी पैदा हुआ है, वो वाला है, उस सवाल में कोई दम नहीं है।
अगर आपको ये भारी भरकम समझ आया है तो उसके आगे सीक्वेंस में 70 नंबर था, उसी तरह का सवाल था, इसलिए नहीं आया होगा। बाकी अगर इसको समझ गए हैं तो अगला वाले सवाल में दिक्कत बिल्कुल नहीं आने। मैं सवाल समझाता हूं। पार्थिव देखो बेटा, किया क्या गया है, बोला जब बिल्कुल हवा भरी थी, दोनों प्लेटों के बीच में बिल्कुल हवा भरी थी, तो इसकी धारिता C थी प्रारंभिक, तो C बराबर पक्का एप्सिलॉन 0 A/D रहा होगा। और क्या, प्लेटों का एरिया A, बीच का गैप D, एप्सिलॉन 0 तो C बराबर एप्सिलॉन 0 A/D रहा ना होगा। फिर तो बोला बाद में क्या किया, इसके आधे भाग में एक परावैद्युत भर दिया K का, और आधे भाग में हवा ही भरी रही, तो इसमें दो कैपेसिटर नहीं बन गए। इधर वाला कैपेसिटर का नाम C1 हो गया, जो K की जगह 1 आया, एप्सिलॉन 0 आया। लेकिन अभी पिछले सवाल मैंने बताया था एरिया आधा हो गया। देखो ये पूरा प्लेट का एरिया A था, आधे एरिया में 1 का परावैद्युत भरा यानी हवा भरी हुई है, तो एरिया को तुरंत आधा कर दीजिए, D पूरा है। फिर और इसके बाद ये T2 है, C2 है, C2 वाले में K भरा है, एप्सिलॉन 0 अपनी जगह पर है, लेकिन एरिया आधा है, एरिया आधा है और D पूरा है। तो इसमें दो कैपेसिटर हो गए। अभी मैं बता के चला रहा हूं कि दोनों कैपेसिटर इस केस में पैरेलल में होंगे। क्यों? क्योंकि यहां से आने वाला चार्ज यहां और यहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन देन इट इज इन पैरेलल। बस आपको फाइनल C यानी C इक्विवेलेंट अगर आपको चाहिए तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पैरेललिटी है C1 + C2। और अगर आप इनको जोड़ने जाएंगे, पढ़े लिखे आदमी हैं, एप्सिलॉन 0 A/D कॉमन कर लीजिए, यहां बचेगा 1/2 और 2 भी कॉमन कर लीजिए, यहां बचेगा 1। हाँ 2 भी तो कॉमन है दोनों में, एप्सिलॉन 0 A/2D कॉमन है, यहां बचेगा 1 और वहां बचेगा K। और ऊपर देखो एप्सिलॉन 0 A/D की जगह पर लिखा गया है C, तो C इक्विवेलेंट बोल दो इसको। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू यानी तुल्य धारिता बराबर हाफ, इसकी वैल्यू हो गई है C और K + 1। इट्स योर आंसर। उसी का छोटा सवाल था, ये छोटा भाई था, पहला वाला थोड़ा भारी था। कंसेप्ट अगर क्लियर हुई होगी ना हो तो एक बार दोबारा वापस रिपीट करके देख लो। अगला सवाल उसी के सब्सिक्वेंट में पार्थिव की किताब में 63 64 के बाद अब 65 आ रहा है, और हमारी वाली किताब में 69 70 के बाद अब 71 आ रहा है। हमारी किताब में 71 है, पार्थिव की किताब में 65 है। ये भी अच्छा सवाल है, बहुत पूछा जाता है, हमने हमेशा बताया है, हर साल बताया, 2 4 4 6 6 10 10 बार बताया है। चलो आता हूं, करेक्ट 100 पिकोफैरेड का कैपेसिटर। बड़ा खूबसूरत सवाल है, कंसेप्ट बिल्कुल बेदम है लेकिन मजा आ जाएगा। 100 पिकोफैरेड का एक कैपेसिटर 100 वोल्ट से चार्ज किया गया। मैंने बताया आपको पहले भी कि किसी कैपेसिटर को अगर बैटरी से लगा करके आप चार्ज कर देते हो तो एक बात पक्की है, एक बात गारंटेड है, इसके अंदर चार्ज स्टोर हो जाएगा Q बराबर CV के बराबर। वो 100 पिकोफैरेड था, इसलिए -12 V 100 था, कैलकुलेट किया तो 10⁻⁸ कूलॉम का चार्ज इस कैपेसिटर में स्टोर हो गया होगा। अभी मैंने सवाल को पूरा नहीं पढ़ा है। फिर इसे दूसरे संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया। सुनिए हुआ क्या है, चार्ज करने के बाद बैटरी हटा ली गई होगी तभी दूसरा कैपेसिटर लगाया जा सकता है, अदरवाइज दूसरा कैपेसिटर लग ही नहीं सकता है। चार्ज करके बैटरी हटा ली गई होगी, दूसरा कैपेसिटर साहब यहाँ लगा दिया है। पहला वाला तो अपना वही था 100 पिकोफैरेड का, दूसरा लगा दिया, उसका कैपेसिटेंस नहीं पता है तो मैं उसको C पिकोफैरेड ही मानूंगा। बाद में कैलकुलेशन के बाद जो होगा देखा जाएगा। अगर वो पिको है तो इसकी यूनिट भी पिको ही कंसीडर की जाए। अगर आपको तसल्ली ना होती हो तो C लिखे रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं कहता हूं अगर वो पिको है तो इसे C पिकोफैरेड ही माना जाए। फिर बाकी कैलकुलेट होकर खुद ही बताएगा जरूर। तो होता क्या है कि ये जो कॉमन पोटेंशियल रह जाता है दोनों का उभयनिष्ठ विभव, वो 100 की बजाय 30 हो जाता है। भैया अगर वोल्टेज 100 से 30 हुआ तो फिर से लौट आइए 10 दिन पुरानी जिंदगी में। मैंने पार्थिव आपको कहा था अगर बैटरी हटा ले तो चार्ज कांस्टेंट, बैटरी जुड़ी रहे तो वोल्टेज कांस्टेंट, और कह रहा है वोल्टेज बदल गया है मतलब बैटरी हट गई है तो चार्ज कांस्टेंट रहेगी। तो कॉमन पोटेंशियल V बराबर एक ही कंसेप्ट तुमको मैंने बताई है, Q1 + Q2 अपान C1 + C2। तो मेरा नया कॉमन पोटेंशियल आया है 30। मेरे पास जो Q1 था वो पहले वाले पर तो चार्ज था 10⁻⁸ का, दूसरा वाला अनचार्ज आया था, क्वेश्चन में दिया है, बोला अनावेशित संधारित्र।
दूसरा एक अनावेशित संधारित्र लगाया गया था, नहीं Q2 0 था, तो ये C1 प्लस C2, C1 की वैल्यू 100 पिको फेरेड थी और C2 की वैल्यू हम अगर चलो भाड़ में जाए पिको पिको चिको C कह देता हूँ, बात खत्म। अगर आप C को निकालने की किताब आप में है, C को निकालने का दम रखते हैं तो कैलकुलेशन में आप हमारे साथ आइए। अब इस कैलकुलेशन को आप कर डालेंगे जैसे ही, वैसे ही आपको सही और अपेक्षित परिणाम मिल जाएगा। C की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट ना कर पाना तो दोबारा बताना, फिर भी हम, क्योंकि इस सवाल में दम इसके कैलकुलेशन में है, तो चलिए हम आप पर छोड़ देते हैं कि आप ये कैलकुलेशन करके हमें जवाब बताएंगे, और नहीं आएगा तो फिर हमें बताएंगे क्या चक्कर है। और फिर ऊर्जा की हानि पूछा है तो पहले वाली ऊर्जा निकाल लो, U इनिशियल हाफ CV स्क्वायर करके, C ये है V है, और नई ऊर्जा U फाइनल निकाल लो, हाफ नया वाला C यानी दोनों का योग 100 प्लस C इंटू नया वाला वोल्टेज V स्क्वायर, दोनों एनर्जी का डिफरेंस निकाल के कैलकुलेट करके चले जाओ। इसके बाद एक आखिरी सवाल आपने पूछा था, आपकी किताब में वो 70 रहा होगा, मेरी किताब में 76 है। हालांकि वो सवाल जैसा सवाल नहीं है, कैपेसिटर की थ्योरी में आपने आखिरी चीज को शायद सुना नहीं था, इसलिए वो सवाल आपसे फंस गया। एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व, हमने कहा था ऊर्जा घनत्व को स्मॉल u कहते हैं, 4.43 है। संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता देते हैं। और अगर पार्थिव आपको याद आता हो बाबू, तो ऊर्जा घनत्व का एक सूत्र था, हाफ ε0 E स्क्वायर। देखिए आपको दिखाऊं, आपकी किताब में ऊर्जा, और मैंने ड्राइव भी तो कराया है, किताब देख लेने मैंने भी तो ड्राइव कराया है, चलो दिखा देता हूं। फिर भी मैंने आपको डेरिवेशन दिया था ऊर्जा घनत्व का, देखिए सबसे लास्ट मैंने बोला पहले ही, सबसे आखिरी डेरिवेशन होगा हाफ ε0 E स्क्वायर, क्योंकि इसमें कोई परावैद्युत भरा नहीं। तो ऊर्जा घनत्व की वैल्यू मुझे दे दी है, ε0 की होती है, तो अब बचा क्या है निकालने को यार, E निकालने को बचा है, इधर तो कैलकुलेशन में निकलवा लो, E निकल आएगा। तो देखो आज का ये सवाल जितना आज हमें सुबह की लाइव क्लास में करना था, वैसे ऐप अब ठीक हो गया, अभी इन्फॉर्मेशन आई थी कि ऐप चालू हो गया है आपका, तो ठीक है, कोई समस्या नहीं, चलती रहती है टेक्निकल चीज। लेकिन हमारे बच्चों को ये अभी वीडियो थोड़ी देर में यूट्यूब पर अपलोड होने के बाद मिल जाएगा। दैट्स ऑल, ओके, थैंक यू। तब तक मैथ्स के क्वेश्चन भी बता देता हूँ थोड़े सवाल, और मैथ्स का भी वीडियो एक बना लेता हूँ। दैट्स ऑल।